टनकपुर नामक एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। सही सही से किसी को भी गांव में नहीं पता था कि वो पेड़ कितना पुराना है, लेकिन वो बड़ का पेड़ अपनी बड़ी बड़ी जटाओं के साथ बहुत सालों से उसी जगह पर था। उसकी जटा इतनी लंबी और फैल चुकी थी कि गांव के मुखिया ने उसकी चारों तरफ एक बड़ा चबूतरा बनाने का सोचा। अरे मुखिया जी, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया। अब थोड़ी देर सुस्ताने के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसके नीचे काफी ठंडक रहेगी। बस यही सब सोचकर हमने सोचा कि इसके नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बना देते हैं, लोगों को बैठने में भी अच्छा लगेगा। उसी गांव में सुनीता नाम की एक औरत अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पति के चले जाने के बाद वही अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी। एक दिन वो काम से लौट रही थी कि तभी वो सुस्ताने के लिए उस बड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाती है। आज जो भी पैसा उसने कमाया था और जो सामान वहां से खरीद कर लाई थी, वो एक थैले में था। उसने उस थैले को साइड में रखा और चुपचाप बैठ गई। तभी एक चोर आया और उसका थैला उठाकर भाग गया। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो चोर को। आसपास काफी लोग थे। वो सुनीता की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी सुनीता की मदद के लिए आगे नहीं आता। थकी होने के कारण सुनीता वापस आकर उस चबूतरे पर बैठ जाती है और रोते हुए सोचती है, ये सब क्या हो गया। दिन भर की कमाई वो चोर लेकर भाग गया, कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आया। अब मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी। कितने दिनों बाद आज मैं उन दोनों के लिए कुछ सब्जी खरीद कर लाई थी। पैसे भी सब उसी थैली में थे। सब कुछ चला गया, सब कुछ। वो आसपास खड़े हुए लोगों को देखती है और फिर आंसू पोंछकर अपने घर चली जाती है। घर पर अरे माँ, तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, आज मैं घर आ रही थी कि मेरा सामान चोरी हो गया। मैं तुम लोगों के लिए आज कुछ भी नहीं लेकर आई। ये तुम क्या कर रही हो माँ? तुमने तो अभी एक दाढ़ी वाले बाबा को भेजा था सामान लेकर। वो देखो, वहां कुर्सी पर रखा है। कह रहे थे तुम्हारी माँ थक गई है, इसलिए मैं सामान लेकर आया हूँ। सामान को देखकर सुनीता हैरान हो जाती है और सोचती है, कौन दाढ़ी वाले बाबा? उसका सामान तो कोई चोर लेकर भागा था। फिर सामान को सही सलामत और थैले में बहुत सारा सामान और रुपए देखकर सुनीता बहुत खुश हुई। अगले दिन उस चबूतरे पर रामदीन बैठा हुआ था। बूढ़े रामदीन को उसकी बहू ने सुबह ही घर से निकाल दिया था। अपना दुख वो किसी को नहीं बता पाया और आकर बड़ के नीचे बैठ गया। क्या जमाना आ गया है। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, सोचा बुढ़ापे में बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसी बेटे की बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा। ये सोचते सोचते रामदीन की आंख लग गई और वो वहीं पेड़ के नीचे लेट गया कि तभी उसके पैरों को उसके बेटे और बहू हिलाते हुए क्षमा मांग रहे थे। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, घर चलिए। हाँ हाँ पिताजी, गलती हो गई है। मैंने इसे बहुत डांट लगाई। अब आप घर चलिए। ये सब क्या है? छोड़ो मेरे पैर। सुबह तो मुझे घर से निकाल दिया और अब घर ले जाने के लिए आए हो। ये सब क्या माजरा है? जब बुढ़े का बेटा उसके कान में आकर कहता है, पिताजी घर चलो। आपके घर से चले जाने के बाद घर पर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आया था। कह रहा था कि अपने पिताजी को जल्दी से घर लेकर आओ, तब वो हमें 4 सोने के सिक्के देगा। और उसने ये भी कहा कि अगर हम तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे तो हर साल इसी दिन वो हमें 4 सोने के सिक्के देगा। कौन दाढ़ी वाला बूढ़ा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। लालच में ही सही, अगर मेरी औलाद मुझे घर ले जाने के लिए आई है तो मैं चला जाता हूं। वैसे भी सुबह से इस चबूतरे पर बैठा हूं, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा। अच्छा अच्छा, वो तो मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, वो ऐसा कर सकता है। वो बहुत अमीर है। फिर रामदीन अपने बेटे और बहू के साथ घर चला जाता है। एक दिन और गांव में रहने वाला रामपाल बड़ा परेशान उस चबूतरे पर आकर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, मेरा एक बैल मर गया है। मैंने कितने लोगों से मदद मांगी, लेकिन इस गांव में कोई भी मेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। अब मैं एक बैल से कैसे हल चलाऊं? और अगर खेती बाड़ी नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कितनी बड़ी दुविधा में पड़ा हूं मैं। लेकिन मजाल है जो इस गांव के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाएं। वो वहां से उठता है और अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ घर जाता है। वहां उसकी पत्नी खुशी से उसका इंतजार कर रही थी। तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतने दांत फाड़ रही है? 15 दिन हो गए हमारे बैल को मरे हुए। यहां मैं इतनी परेशानी में हूं और तू हंस रही है। रहने दो, मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। वो देखो, बैल तो वहां खड़ा है।
तुमने ही तो अभी एक दाढ़ी वाले बाबा को यहाँ भेजा था। दाढ़ी वाले बाबा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। क्यों मजाक करते हो? और दाढ़ी वाले बाबा ने बोला कि ये बैल मैं रामपाल के कहने पर यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। और तो और देखो, उन्होंने एक बोरी गेहूं भी दिया है। कह रहे थे मेरी तरफ से बच्चों के लिए। दाढ़ी वाला बाबा? खैर मुझे क्या, मेरे को तो बैल चाहिए था, वो मिल गया। कम से कम मैं अपने खेत तो जोत पाऊंगा। रामपाल खुशी खुशी बैल के पास जाता है और उसके ऊपर हाथ फिराने लगता है। सुनीता, रामदीन, रामपाल तीनों में से कोई भी अपने साथ हुई बात को किसी को नहीं बताता। सबको अपनी पसंद की चीज मिल गई, इसलिए वो लोग अपनी दुनिया में ही खो गए। उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर जो कोई भी अपनी परेशानी के बारे में सोचता वो उसका हल पा जाता। समय ऐसे ही बीतने लगा। 2-4 महीने निकल गए कि तभी एक दिन नई नवेली दुल्हन उस पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। आने जाने वाले लोग जानते थे कि ये किसके घर की बहू है, लेकिन किसी ने भी आकर उससे उसका दुख नहीं पूछा। कैसे मैं इस तरह अपने मायके चली जाऊं और अपने पिताजी से कहूं कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है। क्या करूं? क्या इस बड़ के पेड़ से लटक कर मर जाऊं, या अपने मायके जाऊं, या वापस ससुराल में जाकर उनके पैर पकड़ लूं? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। भूख भी बहुत तेज लगी है। कल से उन लोगों ने खाने को भी नहीं दिया। वो इन्हीं सब बातों को सोच रही थी कि तभी वहां पर दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा आते हैं। उनके हाथ में खाने का कुछ सामान था। वो आकर सुंदरी से कहते हैं, बेटी, तू सुबह से यहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई है। ये ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाया हूं। तुम कौन हो बाबा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। जिस दिन तुम इस गांव में आई थी उस दिन से जानता हूं। तेरे ससुराल वालों को भी मैं अच्छे से जानता हूं। बड़े लालची लोग हैं, लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। आज के बाद वो तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। जा अपने ससुराल जा। पर बाबा, वो मुझे बिना पैसों के घर में घुसने नहीं देंगे। अरे बिटिया, तू एक बार वहां जा तो सही। ठीक है बाबा, मैं आपके कहने से वहां चली जाती हूँ। खाना खत्म करके और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर सुंदरी अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास बड़ी खुशी खुशी उसका स्वागत करती है। ये देखकर वो बड़ी हैरान हो जाती है। अरे बहू, तू खुद ही वापस आ गई। मैं अभी सुनील को भेज रही थी तुझे लाने के लिए। लेकिन माँ जी, मैं तो अपने मायके नहीं गई। अरे कोई बात नहीं, तू वहां नहीं गई। चल घर के अंदर आ। तेरे पिताजी ने एक दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा को यहाँ भेजा था। देखो तो 4 सोने के सिक्के देकर गया है और कहा कि अगर सुंदरी को अब कभी परेशान किया तो हमारी बेटी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में आकर रहने लगेगी। सास अपनी बहू के लिए पानी लाती है और सुंदरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा कौन थे। उस गांव में अब जब भी कोई परेशान होता वो उस पेड़ के नीचे बैठा होता तो वो दाढ़ी वाले बाबा सबकी मदद करते। लेकिन वो दाढ़ी वाला बाबा हैरान था कि उसने इतने लोगों की मदद की, लेकिन अब भी लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, ना ही उसके बारे में कभी कोई आपस में चर्चा करता है। एक दिन सुबह के समय बड़ी तेज आंधी तूफान आता है। पूरे गांव में पानी भर जाता है। गांव में अचानक आए जल प्रलय से सब परेशान थे। सभी लोग बड़ के पेड़ के नीचे आकर इकट्ठा होने लगे, क्योंकि वहां का स्थान ऊंचा था और उसके आसपास सब जगह सूखा पड़ा हुआ था। जब सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए तब बड़ के पेड़ से आवाज आई, टनकपुर के गांव वालों, मैं कितने वर्षों से इस गांव में हूँ, कभी किसी ने मेरी सुध नहीं ली। फिर इस मुखिया ने यहाँ पर चबूतरा बना दिया तो सब लोग यहाँ पर आकर मेरे सामने अपने दुख सुनाते। मैं सबकी मदद करता। गांव में अधिकतर लोग जानते हैं कि एक दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा सबकी मदद करते हैं, लेकिन इस गांव के लोग इतने निर्दयी और बुरे हैं कि वो एक दूसरे की मदद नहीं करते और ना उनको मिली हुई सहायता के बारे में किसी को बताते हैं कि कोई परेशान आदमी यहाँ आकर मुझसे सहायता ले सके। बरगद के पेड़ को बोलता देख, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे गांव में एक जादुई बरगद का पेड़ है। मैं जानता हूँ यहाँ पर किसी को नहीं पता था, लेकिन जो कोई भी यहाँ बैठा और मैंने उसकी मदद करी वो सब जान गए थे कि उनकी मुराद कहाँ पूरी हुई है। लेकिन तब भी उन लोगों ने ना तो वापस आकर मेरा शुक्रिया अदा करा और ना ही किसी को मेरे बारे में बताया। तभी वहां पर खड़े हुए सभी गांव वाले मन ही मन सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उस जादुई बरगद के पेड़ से मांगने लगे। बरगद का पेड़ ये देखकर बड़ा गुस्सा हुआ और उसने सभी लोगों को बहुत डांट लगाई। मुझे बड़ा दुख है कि मैं इस गांव में इतने साल रहा जहां पर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते
और अभी भी यहाँ खड़े होकर सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। मुझे किसी की मदद नहीं करनी अब। ये कहकर वो जादुई बरगद का पेड़ वहां से गायब हो जाता है। सारे गांव वाले हैरान होते हैं कि अचानक से वो पेड़ कहाँ चला गया। लेकिन वो ये सबक भी सीख जाते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, वरना तो कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। उसके बाद सारा गांव एक दूसरे की मदद करने लग जाता है।